गुड आफ्टरनून। आइए आज हम भूगोल के फर्स्ट लेसन के सेकेंड पार्ट्स में हम ये देखते हैं संसाधन का विकास, कि संसाधनों का विकास या वर्तमान समय में उसकी स्थिति क्या है। जैसे फर्स्ट पॉइंट हमने लिखा है बेटा, अंधाधुंध उपयोग। ठीक है ना, इसका उपयोग जो है अंधाधुंध हो रहा है, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। संसाधनों का उपयोग किया जाए एक विवेकपूर्ण तरीके से और प्रकृति के साथ, पर्यावरण के साथ संतुलन मिलाते हुए किया जाए। अंधाधुंध, बेतहाशा, किसकी वजह? लालच की वश, लालच वश जो है अंधाधुंध उपयोग नहीं करना चाहिए, जिससे क्या होता है आपको पर्यावरण को जो है बहुत जो है नुकसान होता है। कुछ अगर नुकसान की बात करते हैं, अंधाधुंध अगर उपयोग हम करते हैं तो उन नुकसानों में क्या होता है, ओजोन परत में छिद्र हुआ, नेचर को क्या है, प्रदूषण है, और अदर क्या है, वैश्विक तापमान है। ये तीन ऐसे पॉइंट हैं जो पर्यावरण के संसाधन को अंधाधुंध तरीके से यूज करने से उत्पन्न होते हैं। जैसे ओजोन परत, आप जो है संसाधन आप देख लेते हैं, आज जो है मनुष्य जो है ऐशो आराम के लिए जो है तरह तरह के जो है सुख सुविधाएं प्राप्त करने के लिए जो है ये सामग्रियों का वो जो है प्रयोग करता है। उसमें हम देख लेते हैं एसी है, फ्रिज है, कूलर है। तो एसी फ्रिज जो है क्या करती हैं, उत्सर्जित करती हैं कार्बन फ्लोरोकार्बन, सॉरी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो मतलब में क्या है ओजोन परत के लिए हार्मफुल है, हानिकारक। इसकी वजह से क्या होता है, ओजोन परत में क्या होता है, छिद्र होता है। और ओजोन परत क्या है, हमारे लिए सुरक्षा कवच है, क्योंकि उससे जो है सूर्य से आने वाले जो है परावैंगनिक किरणें जो है अवशोषित कर ली जाती है, जिससे वो हमारे लिए जो है सुरक्षा का कार्य करता है। अगर ओजोन परत की बात करते हैं तो प्रारंभिक दो लेयर जो है क्षोभ मंडल और समताप मंडल। क्षोभ मंडल में जो है इसका परसेंटेज जो है 10% के करीब होता है, और सबसे अधिक जो है समताप मंडल में करीब करीब 90% के करीब होता है। तो जो हमारे लिए क्या होता है, परावैंगनिक किरणों से सुरक्षा करता है, इसलिए उसको सुरक्षा कवच के नाम से भी जानते हैं या कहते हैं। और रही बात प्रदूषण की, हम प्रदूषण से देख रहे हैं, एग्जाम्पल में देखेंगे तो देखते हैं आप दिल्ली और मुंबई को ही उठा लीजिए, वहाँ पे प्रदूषण की मार जो है न्यूज़ों में आपको दिख जाते होंगे। तो एक रीजन ये भी है। और रही बात वैश्विक तापमान की, तो प्रति वर्ष करीब करीब जो है पर ईयर जो है ताप जो है, वैश्विक ताप जो है बढ़ता जा रहा है। गर्मियों के मौसम में हमारा टेम्परेचर नियर अबाउट 45 से एबव हो जाता है, 45 डिग्री सेल्सियस से एबव हो जाता है। ये जो है लगातार जो है 1.5 पर डिग्री सेल्सियस से ऊपर जो है बढ़ता जा रहा है। एक कंडीशन ऐसा आएगा कि वैश्विक तापमान जो है बहुत अधिक हो जाएगा, जिससे जो है जीना जो है मुश्किल हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए जो है हम संसाधनों का यूज करें, लेकिन विवेकपूर्ण तरीके से, सही समय पे सही तरीके से यूज करें, जो मतलब में हमको तो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करे, लेकिन पर्यावरण को भी सेफ रखे। तो ये चीज़ हो गया। एक दूसरा जो है लालच, लालच के आधार पे, लालच के इंसान जानते हैं कि बहुत लालची प्रवृत्ति का है जंतु। तो ये लालच से संसाधनों का जो है उचित और अनुचित, उचित तो करता है तो ठीक है, अनुचित जो है उपयोग भी करता है, जिसकी वजह से जो है जो संसाधन, प्राकृतिक संसाधन है उसका ह्रास भी होता है, नुकसान भी होता है। तो इसका भी विशेष हमको ध्यान देना चाहिए। थर्ड पॉइंट आपको है समाज का वर्गीकरण। संसाधन से समाज का वर्गीकरण हो जाता है, दो वर्ग में उसको वर्गीकृत किया जाता है। एक तो क्या होता है संसाधन संपन्न, और एक जो है संसाधनहीन। दो वर्गों में जो है ये वर्गीकृत हो जाता है। संसाधन संपन्न और के आधार पे अगर देखें तो संसाधन संपन्न
कौन से प्रकार के जो है मानव होंगे? जो अमीर होंगे। अमीर जो है होंगे वो अपेक्षा से अधिक वो उसका यूज करते हैं, उससे लाभ लेते हैं, तो वो संसाधन संपन्न में हो जाते हैं। और गरीब जो होते हैं, संसाधनहीन होते हैं, उनकी कैपेसिटी भी नहीं होती। तो इसलिए जो है यहाँ पे समाज को जो है ये दो वर्गों में वर्गीकृत कर देता है, अमीर और गरीब। इन दो वर्गों में समाज को वर्गीकृत कर दिया जाता है। नेक्स्ट आपको एक सम्मेलन के बारे में हम देख लेते हैं, रियो डी जेनेरो। देखो ये रियो डी जो है शहर है ब्राजील का। ब्राजील का आप नाम सुने होंगे, जो मतलब में दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका को जो है सबसे बड़ा जो है देश है। और वहाँ पे आप एक नदी का भी नाम सुने होंगे, अमेजन नदी का, ठीक है ना, जो विश्व का जो है सबसे बड़ा नदी जो है क्षेत्रफल के हिसाब से और लंबाई के हिसाब से जो है दूसरे स्थान पे हो। तो वहाँ पे जो है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का जो है, वहां पे प्रथम पृथ्वी सम्मेलन को क्या किया गया, आपको संपन्न किया गया। वो भी किस सन में किया गया? 1992 में। किस सन में किया गया बेटा? 1992। और वहां पे जो है इस सम्मेलन में 100 से अधिक राष्ट्र अध्यक्ष जो है सम्मिलित हुए। कितने हुए? 100 से अधिक जो है राष्ट्र अध्यक्ष जो है सम्मिलित हुए। और वहां पे जो है क्या है, पर्यावरण और सामाजिक आर्थिक समस्याओं के बारे में जो है विचार विमर्श किया गया। किसके बारे में? पर्यावरण संबंधी समस्याएं और सामाजिक आर्थिक समस्याएं, इन दोनों के विषय में जो है विचार विमर्श किया गया। और उसमें क्या है, एक निर्णय लिया गया। निर्णय के तहत क्या है, एजेंडा जो है 21 लागू किया गया। कौन सा एजेंडा? एजेंडा 21। इसमें क्या था भाई, सतत पोषणीय विकास का एजेंडा था ये, ठीक है ना। यानी कि सतत पोषणीय विकास, यानी कि स्टेप बाय स्टेप जो है हम जो है विकास के तरफ अग्रसर हों। और प्रत्येक स्थानीय निकाय द्वारा, इस एजेंडा में जो है प्रत्येक स्थानीय निकाय द्वारा जो है एक स्थानीय एजेंडा तैयार किया जाए। प्रत्येक स्थानीय निकाय द्वारा जो है एक स्थानीय एजेंडा तैयार किया जाए और उसके तहत जो है सतत पोषणीय विकास के जो है एजेंडे को फॉलो किया जाए। तो ये चीजें था बेटा। तो ये कुछ फैक्ट थे आपको। क्या, पृथ्वी सम्मेलन 1992 कहाँ पे? ब्राजील में। किस शहर में? रियो डी। अब यहाँ पे नेक्स्ट आपको क्या है, संसाधन नियोजन। संसाधन हमारे लिए क्या है, मुख्य है, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मुख्य है, इसलिए उसका नियोजन भी आवश्यक है, ठीक है ना। तो नियोजन, संसाधन नियोजन में हम क्या देखते हैं भाई, कुछ मेन पॉइंट अपने यहाँ पे नोट किए गए हैं। यहाँ पे देखो, जैसे क्या है, संसाधनों की मात्रा और क्षेत्रीय सर्वेक्षण। जिन क्षेत्रों में संसाधन संपन्न है उनके क्या है, पहले मात्रा का आकलन किया जाए, सर्वेक्षण किया जाए, मैपिंग किया जाए कि इस स्थान पे जो है इस मात्रा में जो है, और जो फैक्ट है बिल्कुल सही है, निरीक्षक के द्वारा जो है उसका पता किया जाए कि आवश्यकता अनुसार या तकनीकों के प्रयोग करके जो है उसको हम प्राप्त कर सकें और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। तो एक तो चीज ये है। सेकेंड में क्या है, ये प्रक्रिया करने के बाद से क्या है, सरकारी योजनाएं बनाई जाए। क्या बनाया जाए? सरकारी योजनाएं बनाई जाए। सरकारी भी हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है। योजनाओं के द्वारा क्या किया जाए, प्रायोगिक जो है कौशल और संस्थाओं के द्वारा जो है उसका विकास किया जाए। ये जो है 3 निकाय है, इनके माध्यम से जो है उसका क्या किया जाए, विकास किया जाए। एक तो चीज ये हो गया। और लास्ट क्या है इसमें, सेकेंड थर्ड वाला ऑप्शन, कि संसाधन विकास और राष्ट्रीय विकास दोनों का समन्वय किया जाए, ठीक है ना। संसाधनों का विकास और राष्ट्र का विकास दोनों का क्या किया जाए, तालमेल जो है बैठाया जाए, और जिसके आधार पे जो है इसका जो है विकास किया जाए। क्योंकि संसाधन अगर जितने भी हमारे पास प्राकृतिक संसाधन है उसके सही तरीके से हम यूज करेंगे तो लाभार्थ होंगे, और उससे जो है हम क्या कर सकते हैं, हमारा राष्ट्र भी क्या है, विकास के दर पे या विकास के राह पे जो है अग्रसर हो सकता है। तो ये चीजें हैं। नेक्स्ट आपको देखते हैं संसाधनों का संरक्षण। अगर ये संसाधन इतने महत्वपूर्ण हैं तो उनका संरक्षण भी क्या है, अति आवश्यक है। उनकी सुरक्षा भी हमारे लिए दायित्व बनता है। तो सबसे मेन पॉइंट तो पहले ये है कि हम उसका प्रयोग करें, लेकिन क्या है, विवेकपूर्ण तरीके से करें, ठीक है ना।
ऐसे नहीं, विवेकपूर्ण तरीके से उसका हम प्रयोग करें, जितनी आवश्यकता हो उतना ही करें, ठीक है ना। अधिक से अधिक करें, लेकिन क्या है, यूजर भी होने चाहिए जो, और ये विशेष ध्यान दें कि जिससे जो है मानव जाति को, पर्यावरण को कोई हानि ना पहुंचे, ठीक है ना। अगर हानि पहुंचता है तो वो गलत है बेटा, वो तो क्या है, रिस्क हो गया, ठीक है ना। जोखिम जोखिम की बात नहीं करते हैं। नेक्स्ट आपको भूमि संसाधन या भू संसाधन के बारे में देख लेते हैं। हम जानते हैं कि जैसे हमारा पूरा जो है परिवेश जो होता है, स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल और जैव मंडल, इन सब का भाग है। उनमें से सबसे मुख्य क्या होता है, स्थल मंडल, ठीक है ना। वैसे कहा भी जाता है कि धरती हमारी क्या है, माँ है। यानी कि हमारी प्रत्येक गतिविधियां जो भी हैं, मानव जाति की प्रत्येक गतिविधियां जो हैं किससे संबंधित है, भू संसाधन से संबंधित है। खेलना कूदना, कृषि कार्य करना, जो भी परिवहन इत्यादि सभी क्या है, इसी से संबंधित है, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से। इसलिए हमारे लिए क्या है, ये सबसे मुख्य है, इसीलिए जो है इसे माँ की तुलना दी गई है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या है, इसके जो है रूप देख लेते हैं, भू संसाधन के थोड़ा सा हम उपयोग देख लेते हैं। इसका उपयोग कई रूपों में होता है। पहले तो क्या है, वनों के रूप में, वन आप समझ ही आए हैं। भारत में अगर देखा जाए तो वनों का परसेंटेज तो अभी हाल ही में जो है 19वीं रिपोर्ट जो आई है उसमें, सॉरी 19वीं रिपोर्ट नहीं, आपको 2019 में जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार जो है वन और उपवन का परसेंटेज हमारे यहाँ था 24.67 अप्रोक्सीमेटली, यही था 67 या 57, इसमें थोड़ा सा सस्पेंस है। तो ये था, ये जो है वन और उपवन, वन और बागीचे दोनों पेड़ पौधे सबका मिक्स करके है। उसमें जो है कुछ राज्य जो है विकास के दर पे थे, उसमें अगर देखा जाए तो कर्नाटक था, आंध्र प्रदेश था, केरल था, ठीक है ना। इन राज्यों में जो है विकास हुआ है, कुछ राज्यों में जो है कमी भी आई है। सबसे भाग जो है हमारा ये पूर्वी भाग, ये जो है वन और इनसे संबंधित क्या संपन्न राज्य हैं, यहाँ पे जो है इनका परसेंटेज बहुत अधिक है। तो कुछ भाग तो ये हो गया, उपवन हो गए। बंजर भूमि, बेकार भूमि, वह भूमि जो कृषि योग्य नहीं है या जिसका यूज जो हम कृषि कार्यों में नहीं करते हैं, वो क्या होता है, बंजर भूमि होता है। तो एक तो प्रकार ये हो गया। और गैर कृषि भूमि, भू संसाधन का वह भाग जिसपे कृषि कार्य नहीं किया जाता है उसे क्या कहते हैं, गैर कृषि भूमि कहते हैं। और जैसे क्या है कि उस भूमि पे क्या किया जाता है भाई, मकान बनाया जाता है, परिवहन यानी जैसे सड़क हुआ, इन सब का विकास किया जाता है, ठीक है ना। उद्योगों का जो है उस पर उद्योग स्थापित किए जाते हैं। ऐसे जो चीजें हैं ये आपको क्या होते हैं, गैर कृषि भूमि होता है। तो नेक्स्ट आपको देखते हैं कृषि योग्य बंजर भूमि। कुछ भूमि ऐसी होती है, भू संसाधन का कुछ भाग ऐसा होता है जो बंजर होता है, ठीक है ना, जिसका उपयोग नहीं किया जाता। करीब करीब कितने सालों से, 5 साल या उससे आसपास। तो वह क्या है, कृषि योग्य बंजर भूमि होते हैं। लेकिन अगर उसे हम कृषि योग्य बनाना चाहें तो बना सकते हैं। कुछ मतलब में क्या होते हैं, उर्वरा शक्ति जैसे जिप्सम इत्यादि का प्रयोग करके धीरे धीरे जो उसे हम कृषि योग्य भूमि बना सकते हैं। उसके तरफ हमारी सरकार भी काम कर रही है, सरकार इसके तरफ कार्यरत है। नेक्स्ट आपको होता है प्रति भूमि। प्रति भूमि का भी जो है 2 रूप में वर्गीकरण किया गया है। ये तो 5 साल से अधिक वाले थे। प्रति भूमि में जो है 2 रूप है आपको, वर्तमान प्रति भूमि और पुरातन प्रति भूमि। वर्तमान प्रति भूमि वे भूमि होता है जिसपे कृषि कार्य 1 साल से न हो, उसे हम वर्तमान प्रति भूमि बोलते हैं। और पुरातन प्रति भूमि वह भूमि या वह प्रति भूमि जिसपे जो है कृषि कार्य जो है 1 से 5 सालों तक, 1 से 5 सालों के बीच में बंद हो, वो क्या होता है, पुरातन प्रति भूमि। तो इन प्रति भूमियों को भी जो है हम सुधार कर सकते हैं, कृषि योग्य भूमि में जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम पॉइंट देखते हैं भू न्यूनीकरण। भू न्यूनीकरण धीरे धीरे जो है पार्ट्स में जो है अगर भू शक्ति बोला जाए या उसका न्यूनीकरण बोला जाए, उसका स्तर बोला जाए, तो धीरे धीरे डाउन होते जा रहा है। डाउन क्यों होते जा रहा है भाई, उसका रीजन देख लेते हैं। वनों की जो क्या है, अंधाधुंध कटाई हो रही है, ठीक है ना। यहाँ पे परसेंटेज तो हमारा आंकड़े के अनुसार कुछ बढ़ा है, लेकिन विश्व में जो है प्रत्येक राज्य का जो है पार्ट्स होना चाहिए
33%। और इस आंकड़े को जो है हम अभी टच नहीं किए, ठीक है ना। कितना होना चाहिए? 33%। अगर देखा जाए वनों से संपन्न राज्य तो आपको मध्य प्रदेश है, वो भी प्रतिशत में नहीं, पूरा क्षेत्रफल में देखा जाए वनों का तो नंबर 1 पे क्या है? मध्य प्रदेश है। तो वनों की जो है अंधाधुंध कटाई हो रही है, इस पे हमें रोक लगाना चाहिए। हम कटाई करें लेकिन आवश्यकता अनुसार विवेकपूर्ण तरीके से करें, तो इस पे रोक लगाना चाहिए। कम लगाना चाहिए, वृक्षारोपण करना चाहिए अधिक से अधिक। कटाई करिए लेकिन वृक्ष भी तो लगाइए, तो वृक्षारोपण इसके साथ इसका एक फैक्टर होगा। इसको कम करते हैं, कटाई करते हैं तो वृक्षारोपण कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन एक जो है आवश्यकता अनुसार ही विवेकपूर्ण तरीके से एक लेवल तक ही कटाई करें। दूसरा क्या है? खनन। खनन प्रक्रिया के द्वारा भी क्या होता है? आपको निम्नीकरण होता है। खनन प्रक्रिया के द्वारा जो है खनन करके जो है वो जो है अब उसके अवशिष्ट भाग को वैसे ही छोड़ दिया जाता है, जो क्या होता है? वो निम्नीकरण का एक कारण होता है, ठीक है ना। तो इसमें भी थोड़ा सा सोचने वाली बात है, इसको जो है कंट्रोल किया जाए, आवश्यकता अनुसार किया जाए, और पुनः अगर कर लिया गया है तो उसको जो है सही तरीके से उसे कन्वर्ट किया जाए। नेक्स्ट आपको क्या है? उद्योगों के धूल है, अपशिष्ट पदार्थ है। जैसे आप देखते होंगे ना, आपके गांव के आसपास जो भी होंगे, चिमनियाँ होंगी, भट्टे होंगे, ईट भट्टे, तो वहाँ पे क्या होता है? वहाँ के पेड़ पौधे या फसल जो है अपेक्षा से अधिक प्रभावित होते हैं, जो मतलब में क्या उससे निकलने वाले राख की वजह से होते हैं। तो वैसे ही मतलब में हमारे यहाँ जो है आज औद्योगिक क्षेत्र में जो है इसका बहुत अधिक विकास है, ठीक है ना। तो वो अभी जो है क्या है? वो निम्नीकरण का एक कारण होता है। उससे निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ जो हैं, जल इत्यादि जो है अपशिष्ट पदार्थ हैं, वो भी जो है नदियों में इत्यादि चीजों में मिलते हैं, उसकी वजह से भी जो है वो निम्नीकरण होता है। नेक्स्ट आपको है अत्यधिक सिंचाई। हम जानते हैं ना, हमारे यहाँ बहुफसली पद्धति है। यहाँ पे जो है एक साल में जो है एक से अधिक फसलों को उगाया जाता है। जैसे यहाँ पे करीब करीब जो है 3 फसल उगा दिया जाता है। कौन कौन सा? फर्स्ट आपको होता है खरीफ होता है, उसके बाद से रबी होता है, और थर्ड क्या होता है? जायद होता है। इंसान को मौका मिले तो एक चौथा भी उगा ले, लेकिन मौका ही नहीं मिलता है। तो थोड़ा सा हमको ध्यान देना चाहिए कि जब फसल हम उत्पादन के तहत जो है फसलों की सिंचाई करते हैं, तो अपेक्षा से अधिक अगर सिंचाई करते हैं, अत्यधिक सिंचाई करते हैं, तो मिट्टी पे उसका जो है इफेक्ट जो है सीधा पड़ता है। वो क्या होता है? भू निम्नीकरण की तरफ अग्रसर होता है, जिससे क्या होता है? ह्रास होता है। तो हम फसल उगाएं विवेकपूर्ण तरीके से, जितनी आवश्यकता हो उतना ही उगाएं। एक वर्ष में जो है कभी कभार जो है 1-2 फसल उगाएं, कभी कभार एक ही फसल उगाएं, और उसके बाद से क्या है? जो है चक्रण के तहत फसल उगाएं। खेतों में जो है चेंजिंग करते रहें, एक ही खेत में जो है एक ही प्रकार का फसल बार बार न उगाएं, उसको जो है अपने खेतों को चेंज करते हुए उगाएं। तो ये सब कुछ इसके उपाय हैं। नेक्स्ट आपको है पशुचारण। पशुचारण भी जो है एक जो है भू निम्नीकरण का कारण है, ठीक है ना। पशुचारण में जो है क्या, हमारा पशुधन जो है अति आवश्यक होता है। पशुधन में जो है हम संपन्न भी हैं, लेकिन जो है पशुचारण के लिए जो भूमि का प्रयोग करते हैं वह उनके रेशियो में बहुत अधिक है अन्य देशों की तुलना में। तो जितनी आवश्यकता हो उतना ही पशुचारण योग्य जो है भूमि का प्रयोग करना चाहिए, अपेक्षा से अधिक नहीं। तो कुछ ऐसे ये फैक्टर थे जो भू निम्नीकरण के थे, ठीक है ना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपको मृदा। मृदा जानते हैं क्या होता है? मुख्य होता है जो है जो जीवाश्मों का एक मिला जुला भाग होता है, लाखों वर्षों में तैयार होता है, ठीक है ना। ये 1-2 वर्षों की ये प्रक्रिया नहीं होती, लाखों वर्षों की प्रक्रिया होती है। इसमें जो है जीव जंतु, उनकी होने वाली एक्टिविटी, सब कुछ जो है समाहित होती है। तो इसके आधार पे जो है मृदा हमारा तैयार होता है। मृदा का जो है भू का जो है ऊपरी परत करीब करीब 28 सेमी के आसपास मृदा के रूप में होता है, उपजाऊ होता है, जिसमें हम कृषि कार्य करते हैं। अब मृदा को जो है कई भागों में जो है बांटा गया है। मृदा को जो है कई भागों में जो है बांटा गया है। अगर देखो यहाँ मैप पे हम देखते हैं बेटा, मैप में देखा जाए तो इसमें सबसे पहले हम देखो ऊपर जो है जम्मू कश्मीर राजस्थान, ये हिमाचल प्रदेश, हल्का फुल्का जो है पंजाब, इधर उत्तराखंड, ये एरिया जो है पर्वतीय मृदा या वनों से युक्त है,
और इसका कुछ भाग जो है सिक्किम और असम, ऐसे अरुणाचल प्रदेश, असम वाले कुछ एरिया ये भी है। ये जो है पर्वतीय मृदा है, जो हिमालय के इर्द गिर्द आसपास वाला भाग है, ठीक है ना। नेक्स्ट आपको देखते हैं, ये जो प्लेन छोड़ा गया है, ये भाग, ये प्लेन वाला भाग, ये जो है क्या है, आपको जलोढ़ मृदा है, जो कृषि के लिए सबसे अधिक उपयोगी है और भारत में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे अधिक इसी का है, जो कृषि कार्य के लिए बहुत अधिक उपयोगी होता है। जो मतलब में इसका मुख्य जो है ताना बाना जो है नदियों के द्वारा होता है, और उन नदियों में जो है सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये एरिया में जो है सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र, और इधर जो है आपको गोदावरी कृष्णा कावेरी, जो ये एरिया जो तटरेखी आपको पूर्वी तटरेखा दिख रहा है, ये वाला एरिया, ये सब जो है इन नदियों का जो है उन नदियों के द्वारा जो है लाई गई मलबे के द्वारा निर्माण होता है, जो कृषि कार्य के लिए बहुत मुख्य होता है। इनमें जो है मुख्यतः गेहूं और चावल की फसलें उगाई जाती हैं, सभी फसलों के लिए मुख्य होता है, लेकिन गेहूं और चावल जो है इसमें मुख्य रूप से उत्पादित किए जाते हैं। अब नेक्स्ट आपको होता है इधर वाला जो एरिया देख रहे हैं, ये वाला राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश का कुछ एरिया, जो आपको क्या है मरुस्थली मृदा है, मरुस्थल, ठीक है ना, रेगिस्तान, शुष्क मृदा भी इसको कह सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होता है, वर्षा की मात्रा बहुत कम होती है, ठीक है ना, जिसकी वजह से ये मरुस्थल का रूप धारण कर लेता है, ठीक है ना। ये आपको अरावली पर्वत श्रृंखला देख रहे हैं, उसके पश्चिमी भाग, अरावली पर्वत श्रृंखला के पश्चिमी भाग जो होता है मरुस्थल से लगा होता है। इसमें क्या होते हैं, सबसे अधिक भाग जो है राजस्थान में है, उसके बाद से कुछ गुजरात में, और कुछ जो है मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग एरिया में लगा होता है। नेक्स्ट आपको ये जो ब्लैक कलर से देख रहे हैं आप, ये आपको काली मृदा है। इसका निर्माण जो है ज्वालामुखी पर्वतों के उद्गार के कारण हुआ है। जैसे हम इंडिया में देखते हैं तो ये क्या है, ये हमारा हिस्सा जो है गोंडवाना लैंड का भाग है। तो यहाँ पे किसी समय जो है, इसकी पुष्टि तो कोई खास नहीं है, लेकिन किसी समय जो है ज्वालामुखी का उद्गार जरूर हुआ होगा, जिसकी वजह से जो उसके अंदर से मैग्मा लावा निकलता है, उससे इसका निर्माण होता है, जो मुख्य रूप से किस फसल के लिए मतलब में उत्तरदायी होता है, कपास के लिए। इसका क्षेत्र अगर देखते हैं तो कुछ गुजरात वाला हिस्सा है, यहाँ पे आपको देख रहे हैं, आपको महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, कुछ ऐसे हल्के फुल्के जो है बहुत जगह है, पश्चिम बंगाल में भी है, यहाँ पे झारखंड आ जाए, सॉरी छत्तीसगढ़ आ जाएगा, मध्य प्रदेश आ जाएगा, यहाँ पे तमिलनाडु के कुछ हिस्से में भी पाया जा रहा है, केरल में भी कुछ पाया जा रहा है। तो इस तरह से जो है काली मृदा का जो है यहाँ पे चारों तरफ हमारे फैला हुआ है। इसे जो है रेगर मृदा भी कहते हैं। इस मृदा को क्या कहते हैं, रेगर मृदा। इस मृदा को हम रेगर मृदा भी कहते हैं। नेक्स्ट आपको ये जो है रेड कलर से जो है कलर किया हुआ बिल्कुल पार्ट्स जो है, ये आपको जो है